Namaste everyone. Today we are going to discuss trademark agent examination 2015. 2015 में जो ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं आज और देखते हैं। टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए ये पेपर हुआ था और फुल मार्क्स हैं 90। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में कहा गया है द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, पार्ट ए, बी और सी। तो पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ईच केयरिंग 1.5 मार्क्स। 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पार्ट ए में। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, each carrying 5 marks. Candidates are required to attempt any one question and write the answer within 100 words. 100 words में लिखना है। आपके पास पेपर बी में ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4 में से जो आपको आता है वही आप लिखिए, आपके पास ऑप्शन ऐसा है। और जो लिखना है आपको 100 वर्ड्स में लिखना है और एक जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो 100 वर्ड्स में लिखना है। 10 से 15 लाइन के अंदर आपको लिखना है अप्रोक्सीमेटली। पार्ट सी है जो, वो क्या है कि उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरिंग 10 मार्क्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एंड राइट द आंसर विद इन 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 25-30 लाइन में आपको लिखना है ये क्वेश्चंस। कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन इज़ 90। टोटल 90 मार्क्स है। द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट विल बी फॉलोड आफ्टर द रिटेन एग्जामिनेशन एट द वेन्यू स्पेसिफाइड इन द पब्लिक नोटिस एंड द सेम विल कैरी 10 मार्क्स। तो 90 मार्क्स का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है रिटेन, और वाइवा वॉइस होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। आप आपके क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दीजिए, जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं वहाँ पे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक, ब्लू इंक टू राइट द आंसर इन दिस बुकलेट। तो ये एक्चुअली एक बुकलेट है जहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स के लिए स्पेस है और आपको आंसर्स उसी में करने हैं। और आंसर करने के बाद आपको वो जो बुकलेट है वो सबमिट करने हैं। तो यही है जनरल इंस्ट्रक्शन। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पेपर की ओर। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको लिखना है, सीरियल नंबर एज पर लिस्ट, सिटी फ्रॉम विच कैंडिडेट बिलोंग्स, TMA 1 में जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। बस इतना ही लिखना है। ये फील्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए, फिल इन एप्रोप्रिएट आंसर्स इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1.5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं जैसे 50 क्वेश्चंस के लिए हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 1.5 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क राइट्स इज़ पॉसिबल बाय वे ऑफ। जो ट्रांसफ़र होता है ट्रेडमार्क राइट्स, मेरे पास ट्रेडमार्क है, मैं किसी और को दूंगा, तो कैसे दूंगा? बाय वे ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, एंड द सेम मे बी अप्लाइड ऑन फॉर्म। जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है इसका, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, वो फॉर्म क्या है, TMP कहते हैं उसको। और ये सब चीज़ें कहाँ लिखा गया है कि असाइनमेंट के थ्रू होगा, बाद TMP होगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूल 75। अब जब भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आपने बेयर एक्ट ख़रीद लिया होगा। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट आप बोलेंगे, ट्रेडमार्क का बेयर एक्ट चाहिए तो कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको 200 से 300 रेंज में इसका प्राइस होता है, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। जैसे इस हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेबस होते हैं, इस एग्ज़ाम का एक ही सिलेबस है कि आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक्ट जानना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो एक्ट का सारे क्वेश्चंस एक्ट के ऊपर ही आते हैं। एक्ट इंक्लूडिंग द रूल्स।
So you have to know about the various sections and the rules given in the ट्रेडमार्क एक्ट। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप रूल 75 देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसका आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है CGPDTM स्टैंड फॉर। ऐसे आपको ये CGPDTM बहुत सारे जगहों पे मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। तो ठीक है, ये चीज़ कहाँ लिखा गया है आपको तो चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, या आप भी कंफर्म करेंगे कि ठीक है ये एक्ट में लिखा है तो इसका आंसर यही सही है। तो आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 3, उसमें मिल जाएगा आपको CGPDTM स्टैंड फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, BIS, ISI, हॉलमार्क आर टाइप्स ऑफ। ये क्या है, किस टाइप का ये ट्रेडमार्क है? तो ये क्या है? सर्टिफिकेशन मार्क। ये लोग क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं। तो ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? तो सेक्शन 2E में आप देखिए, सर्टिफिकेशन मार्क के ऊपर है 2E, तो इसमें ये चीज़ इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ आर, ऐसे आर लिख के एक गोल में जैसे आर लिखा गया है, यूज़ फॉर, साइन ऑफ दिस इज़ यूज़ फॉर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। बहुत सारे कंपनी के ब्रांड होंगे जैसे पेप्सी, कोका कोला, कोई भी शॉप ले लीजिए, डिटर्जेंट ले लीजिए, जहाँ पे भी आर लिखा गया है मतलब वो मार्क ट्रेडमार्क है। दैट मीन्स मार्क इज़ रजिस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, TRIPS, ट्रिप्स स्टैंड फॉर। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं इन फ्यूचर भी, एग्ज़ाम में भी। ट्रिप्स का मतलब या ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि ट्रेडमार्क भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये एक ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, वहीं से सारा कुछ सोर्स है ये जितने भी एक्ट बने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो ट्रिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ट्रेडमार्क मे बी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन अंडर द बोथ ग्राउंड्स। अब ग्राउंड्स क्या है? कब ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई किया पर इसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है? तो इसमें है एब्सोल्यूट ग्राउंड है कुछ, वो दिया गया है सेक्शन 9 में, एंड रिलेटिव ग्राउंड है कुछ, वो है सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रेडमार्क एडवर्टाइज इन द ट्रेडमार्क जर्नल मे बी अपोज्ड विद इन। ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया, उसके बाद ऑफिशियल चेक हुआ, ऑफिशियल चेक हुआ, ऑब्जेक्शन अगर है ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो जर्नल में पब्लिश्ड होता है। तो जर्नल में जब पब्लिश्ड होता है कोई भी ट्रेडमार्क, उसके बाद कितने महीने तक, ठीक है, कितने महीने तक आपको मौका मिलेगा कि कोई अपोज करे उसको। तो अपोजिशन के लिए कितने महीने हैं? ये है 4 महीने, 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रेडमार्क जर्नल। तो ये चीज़ें कहाँ लिखा गया है? ये चीज़ें लिखा हुआ है रूल 42। आप रूल 42 देखिए। ट्रेडमार्क एक्ट में एक तो हो गया सेक्शन, जहाँ पे सेक्शन होंगे सारे, और एक होते हैं रूल्स। तो रूल्स में रूल 42 आपको देखना है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये 4 मंथ्स टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया इज। कोई भी ट्रेडमार्क कितने साल के लिए होते हैं? 10 साल के लिए होते हैं। एंड इट्स रिन्यूअल में बी डन एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी। तो 10 साल से पहले ही आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ अप्रैल। तो ये चीज़ें आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एक होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सेलिब्रेट कब होता है? 26 डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने का 26 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वाइपो स्टैंड फॉर। वाइपो का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल चीज़ें हैं वो वाइपो
क्या करता है कि वाइपो उन चीज़ों को चलाता है, ठीक है। तो वाइपो जैसे ट्रेडमार्क के लिए हो गया मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ये वाइपो करता है, ठीक है। तो वाइपो का आपको फुल फॉर्म पूछेंगे यहाँ पे, तो आपको लिखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज गिवन इन सेक्शन 2, और उसके बाद इसको बोलते हैं क्लॉज 1 और सब क्लॉज ZB, 2(1) ZB इसका आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZB ऑफ ट्रेडमार्क में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZB डिफाइंस ट्रेडमार्क। आइए देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क एक्चुअली है क्या, क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पे एक्ट में। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ऐसा एक मार्क जिसको ग्राफिकली लिख सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी सिंबल हो गया आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। दूसरे किसी एक पर्सन के जो भी गुड्स और सर्विस है वो काम करते हैं, उससे आपका मार्क अलग है, मतलब डिस्टिंग्विश है, तो वो एक होना चाहिए। एंड मे इंक्लूड, और इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? शेप ऑफ गुड, कोई भी शेप है, बोतल का शेप है, ठीक है, कोई डब्बे का शेप है, शेप ऑफ गुड इंक्लूड हो सकता है। देयर पैकेजिंग, आप पैकेज कैसे कर रहे हैं? डब्बा तो गोल है पर पैकेजिंग स्क्वायर है, हेक्सागोनल पैकेजिंग है, तो वो पैकेजिंग भी हो सकता है। एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर, उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कुछ एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, ये डेफिनेशन में ही लिखा गया है। एंड उसके बाद है उसके बाद है 1 में क्या दिया गया है? In relation to Chapter 12, other than Section 107, a registered trademark or a mark used in relation to goods or service for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or service, as the case may be, and some person having the right as proprietor to use the mark. And number 2, in relation to other provision of this act, a mark used or proposed to be used in relation to goods or service for the purpose of indicating or so to indicate a connection in the course of trade and between the goods or services, as the case may be, and some person having the right, either as proprietor or by way of permitted user, to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person, and includes a certification, trademark or collective mark। तो ये है फुल डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क जो कि दिया गया है सेक्शन 2 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क मे बी फाइल्ड बिफोर। अगर कोई एक अपील करना चाहते हैं, कोई भी ऑर्डर हुआ, आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो अपील आप कहाँ पे करोगे? अपील करोगे तो ट्रेडमार्क एक्ट में लिखा होगा अपीलेट बोर्ड या हाई कोर्ट, क्योंकि अपीलेट बोर्ड 2021 में ही इसको एबॉलिश कर दिया गया था। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हाँ, कब अपीलेट बोर्ड एबॉलिश हुआ था उसके बारे में जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर देख लीजिए। वो पूछ सकते हैं इन द कमिंग एग्जामिनेशन, आपको पूछ सकते हैं कि अपीलेट बोर्ड है कि नहीं। तो अभी कोई भी अपील होगा तो अपील कहाँ जाएगा? टू द हाई कोर्ट, तो आंसर विल बी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन आर गिवन इन सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। काइंडली सी सेक्शन 9। सेक्शन 9 में आपको मिलेगा एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन आर गिवन इन सेक्शन 11। काइंडली सी सेक्शन 11। जो भी एक्ट है आपके पास, आप सेक्शन 11 देखिए, वहाँ पे होगा रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 में है INN। INN का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो यही आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पासिंग ऑफ इज ए रेमेडी अवेलेबल फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ। पासिंग ऑफ रेमेडी किसको मिलता है? अगर कोई ट्रेडमार्क है, चल रहा है, कोई भी बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है, जैसे कोई, तो क्या रेमेडी है उनके पास? अनरजिस्टर्ड है वो ट्रेडमार्क, तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को पासिंग ऑफ का रेमेडी मिलता है। और ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? ये चीज़ लिखा गया है सेक्शन 11। देखिए उसमें सेक्शन 11 में क्लॉज 3 होगा। क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी, माने 11(3)(b ऐसे भी बोल सकते हैं, पर लीगल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 11 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में ये चीज़ें लिखा गया है कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को पासिंग ऑफ रेमेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोविजन फॉर लिमिटेशन एज टू कलर इज मेंशन इन सेक्शन। प्रोविजन फॉर लिमिटेशन एज टू कलर इज मेंशन इन सेक्शन। अब ये कलर का लिमिटेशन है कुछ, तो ये कहाँ पे लिखा गया? ये सेक्शन 10 देखिए आप, ट्रेडमार्क एक्ट में सेक्शंस और रूल्स होते हैं, मेनली डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। तो जो भी आपके पास, अगर बेयर एक्ट तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, इसके सिवाय कोई ऑप्शन है नहीं। तो उस बेयर एक्ट में देखिए सेक्शन 10 में लिखा गया है इसमें प्रोविजन फॉर लिमिटेशन एज टू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन गिवन अंडर सेक्शन। कहाँ दिया गया है कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का? तो सेक्शन 148 देखिए, ट्रेडमार्क एक्ट में 148 में लिखा गया है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, सेक्शन 145 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डील्स विद द ट्रेडमार्क एजेंट। ट्रेडमार्क एजेंट का एग्जामिनेशन कैसे होगा, एनरोलमेंट कैसे होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में, ये सारे चीज़ें कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 145 में एजेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, एन अपील टू IPAB फ्रॉम एनी डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर द एक्ट और द रूल्स शैल बी मेड विद इन। कोई भी अपील करना है IPAB में तो कितने महीने के अंदर? सपोज कीजिए कि आज ऑर्डर पास हुआ रजिस्ट्री में, ठीक है, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर एक पास किया, आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है, मतलब नाखुश है, आप अपील करना चाहते हैं, तो आप कब करेंगे? 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद। तो मैक्सिमम टाइम क्या है? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन। पर ये चीज़ें अभी लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि IPAB एपिलेट बोर्ड जो है उसका एबॉलिश हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2021 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप, छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं कमिंग एग्जामिनेशन में। और ये चीज़ें जो लिखा गया है कि 3 मंथ्स के भीतर ही अपील करना है, ये चीज़ कहाँ है? ठीक है, अभी IPAB में नहीं होगा, पर अभी कहाँ पे होगा? हाई कोर्ट में होगा। तो हाई कोर्ट में जो होगा तो ये चीज़ें कहाँ लिखा गया है? तो सेक्शन 91 देखिए, 91 में ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रूल 144 ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स 1999 डील्स विथ क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये कहाँ है? रूल 144 में देख लीजिए, क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट ट्रेडमार्क रूल्स 2022 डील्स विथ। जो उसमें शेड्यूल्स हैं कुछ, तो शेड्यूल में क्या है? पहला शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फीस के बारे में कहा गया है। क्लासेस 1 to 34 ऑफ द नाइस क्लासिफिकेशन आर अबाउट। जितने भी ट्रेडमार्क के गुड्स और सर्विसेज हैं, ये क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू नाइस क्लासिफिकेशन। नाइस एग्रीमेंट एक हुआ था 1957 में, उसी समय तय गया था कि इंटरनेशनली जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको क्लास वाइज डिवाइड किया जाए। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1957 में। उसके बाद आज हम जो क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं वो नाइस क्लासिफिकेशन है। तो 1 to 34 जो है वो गुड्स के लिए है, और 34 से 45 क्या है? सर्विसेज के लिए है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ 24 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसमें है इफ़ एन एप्लीकेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इज़ इन नासिक में प्लेस ऑफ बिजनेस है, देन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज मार्क कैन बी फाइल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस। कहाँ पे पड़ेगा, जुरिस्डिक्शन कहाँ पे पड़ेगा, मतलब कुछ ऑफिसेस हैं। ऑफिसेस कितने हैं, एक हेड ऑफिस है वो है मुंबई, और उसके सिवाय 4 जो है वो और ऑफिस है ट्रेडमार्क का। तो सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन कहाँ पे पड़ेगा, ये कलकत्ता में पड़ेगा, चेन्नई में साउथ की तरफ पड़ेगा, मुंबई का अपना जुरिस्डिक्शन है, दिल्ली का पूरा नॉर्दर्न साइड का जुरिस्डिक्शन है। तो ये आपको जुरिस्डिक्शन देख लेना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे ही, फ्यूचर में भी आते रहेंगे जुरिस्डिक्शन के ऊपर। तो एक बार इंडिया का मैप खोल के आप देख लीजिए कि कौन सा जुरिस्डिक्शन कहाँ पड़ेगा। ये चीज़ दिए गए हैं ट्रेडमार्क एक्ट में ही मिल जाएगा, एक्स्ट्रा करके देखने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ ऑफिसेस जब दिखिएगा तब जुरिस्डिक्शन भी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फॉर करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर और फॉर अमेंडमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इज फाइल्ड ऑन फॉर्म। तो ये रेलिवेंट फॉर्म क्या है, क्लरिकल एरर है तो क्या फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में, तो TMM बोल के एक फॉर्म है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अटेंड हियरिंग इज फाइल इन TMM ये जो फॉर्म है इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 27, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, फॉर्म TMR is an application filed for renewal after the expiry of the last registration of the trademark, collective mark, certification mark। तो TMR क्या है, रिन्यूअल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फॉर्म TMU is an application for the rectification of the register or the removal of a trademark from the register। TMU is the appropriate form। Form TMU is an application by registered proprietor of trademark for cancellation of entry thereof in the register। TMU is the relevant form here। Next question 30, फॉर्म के बारे में ही पूछा गया है। फॉर्म TMG है, इज़ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क एजेंट के लिए क्या है, TMG। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फॉर्म TMM इज़ फॉर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए, जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम है तो कौन सा फॉर्म लगेगा, TMM। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फॉर्म TMA इज़ फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कलेक्टिव मार्क फॉर ए स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडेड इन ए क्लास। ठीक है, तो क्या है रेलिवेंट फॉर्म, TMA। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फॉर्म TMA इज़ फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क फॉर ए कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क का दोनों का एक ही फॉर्म है, TMA। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फॉर्म्स आप देख लीजिए, बेयर एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मैड्रिड प्रोटोकॉल इज़ फॉर, मैड्रिड प्रोटोकॉल किस लिए है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। मैड्रिड किस कंट्री में है, स्पेन में। जो मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन हुआ था वो कब हुआ था, 1989 में। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में और भी मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर चुका हूँ। मैड्रिड जो है स्पेन का कैपिटल है, ठीक है, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल, 1989 में हुआ था, और ये हुआ था फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फॉर्म TMM इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क रूल 2002। तो अगर किसी को बहुत जल्दी एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट फाइल करना है तो वो रेलिवेंट फॉर्म क्या है, TMM। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फॉर्म TMM इज अ फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एन एजेंट इन ए मैनर और प्रोसीडिंग अंडर द TM एक्ट। मतलब सिंपली ये कहता है आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, एजेंट बन चुके हैं, तो किसी एक क्लाइंट से आप कहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे ट्रेडमार्क अप्लाई करूंगा, तो फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए,
जैसे वकीलों को वकालतनामा चाहिए वैसे ही फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन होता है, तो आप किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें है TMM जो रेलिवेंट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज इन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इट हैज़ इट्स ब्रांचेज इन, ब्रांचेज कहाँ पे है, जो भी मेट्रो सिटीज़ है, देखिए ऐसे याद रखिए, जो भी मेट्रो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ कौन सा है, 4 ही है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। जो मुंबई है वो हो गए हैं हेडक्वार्टर, बाकी के 3 ब्रांच ऑफिस। इसके अलावा एक और है, क्या है, अहमदाबाद। पेटेंट में क्या है कि पेटेंट में भी यही 4 जो मेट्रो सिटीज़ है यही पेटेंट का ब्रांच ऑफिस है, और अहमदाबाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें 5 टोटल 5 ऑफिसेस है इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, प्रायोरिटी ऑफ डेट इन रेस्पेक्ट of the application for registration of a trademark filed in India can be claimed on the basis of, प्रायोरिटी आप कैसे क्लेम करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क फाइल इन इंडिया कैन बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए वेल नॉन ट्रेडमार्क, अगर वो एक वेल नॉन ट्रेडमार्क है। पर ये चीज़ कहाँ लिखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लें, ये लिखा गया है सेक्शन 11, देखिए इसमें क्लॉज 4 होगा और सब क्लॉज B में ये चीज़ें लिखा गया है कि प्रायोरिटी डेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39, सेक्शन 12 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑफ द ट्रेडमार्क। ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑफ द ट्रेडमार्क के बारे में लिखा गया है सेक्शन 12 में, आप सेक्शन 12 देखिए, वहाँ पे है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेडमार्क इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में माने रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं पे भी प्रोहिबिट किया गया कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए सेक्शन 9 क्लॉज 2 में देखिए प्रोहिबिशन है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 13 देखिए ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, वहाँ पे भी है। तो ये 2 सेक्शन है 9 और 13 जहाँ पे प्रोहिबिशंस है कि ये सब चीज़ों में ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स मे विड्रॉ एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एनी टाइम बिफोर द रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्टर है वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। तो अंडर सेक्शन 19 देखिए आप, ठीक, 19 में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नो एक्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर आपको एक्शन लेना है ऑन इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये कहाँ लिखी गई है, ये लिखा गया है सेक्शन 27 क्लॉज 1 में। सेक्शन 57 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट डील विथ पावर टू कैंसिल और वेरी रजिस्ट्रेशन एंड टू रेक्टिफाई द रजिस्टर, तो ये सब पावर कितना कहाँ पे है, सेक्शन 57 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, चैप्टर कौन सा चैप्टर, चैप्टर 12 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1990 डील विथ ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, ये चीज़ें हैं कहाँ पे, चैप्टर में, चैप्टर 12 देखिए आप, ट्रेडमार्क एक्ट में लिखा गया है अबाउट द ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। क्वेश्चन 45, एनी पर्सन accused of falsification of entries in the register shall be liable for punishment with imprisonment of term which may extend to, कितने साल के लिए, मैक्सिमम कितने साल के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर फॉल्सिफिकेशन, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, और विथ फाइन और विथ बोथ, फाइन भी हो सकता है या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़ आप याद रखिएगा, वो सेम चीज़ कहाँ है कि इसमें मिनिमम जो है वो 6 महीने से कम नहीं हो सकता सज़ा में, 6 मंथ टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, और जो फाइन है मिनिमम कितना होगा 50,000, मैक्सिमम 3 लाख तक। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये है आप फॉल्सिफिकेशन एंट्रीज इन द रजिस्टर के ऊपर
ये पनिशमेंट है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चंस की तरफ देखिए। ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी एसपी और इक्विवेलेंट is required to obtain an opinion from the registrar of trademark on facts involved in the offence relating to the trademarks under section 115 of the Trademark Act 1999। तो ये जो इस रैंक डेप्यूटी एसपी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। ये चीज़ें कहाँ लिखा गया है? ये चीज़ें लिखा गया है सेक्शन 115 क्लॉज 3 में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47। नो कोर्ट इन्फीरियर टू डेट ऑफ ए MM माने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क एक्ट क्योंकि बहुत ही लोअर कोर्ट को समझ भी नहीं आएगा, इसलिए एक कोर्ट का भी एक हायरार्की दिया गया है। जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मेट्रोज में होते हैं, और नॉन मेट्रोज के लिए क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए ट्रेडमार्क के ऑफेंस को समझने के लिए, ये चीज़ें कॉग्निजेंस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 48। नो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट इन्फीरियर टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट। सेक्शन 134 क्लॉज 1 में है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये चीज़ें दिए गए हैं सेक्शन 134 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ए पर्सन इज फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग ए ट्रेडमार्क as registered which is in fact not registered in respect of certain goods and or services, see he is committing an offence under section। मतलब कोई एक मार्क है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, आपने क्या किया कि उस मार्क के ऊपर आर लगा दिया सिंबल। क्या कर रहा है, आर दिखा रहा है कि आपका ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, सबको पब्लिक को पता चल गया। तो ये एक ऑफेंस कर रहे हैं, एक क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ लिखा गया है, इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 107 में, ठीक है। और इसमें क्या है, अप टू 3 ईयर्स 3 साल तक सज़ा है, और फाइन हो सकता है, या फाइन भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकता है अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया तो। हाँ, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है ट्रेडमार्क को कि ये रजिस्टर्ड है, क्या हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का, वो MM2 के बारे में दिया गया है। MM2E जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल, INT डॉट दिया हूँ मैं, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल ही लिखिएगा। एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पेन में मैड्रिड हुआ, उस समय हुआ था एक एग्रीमेंट। तो इस प्रोटोकॉल के तहत MM2E एक फॉर्म है जिसको यूज़ करते हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। तो आपको इतना ही लिखना होता है। तो पार्ट 1 यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी में देखते हैं क्या लिखा है। आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, पर आपको करना है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, जो आपको आता है वही कीजिए आप। पहला जो क्वेश्चन है, हु में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कौन अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 18 क्लॉज 1 में है। जो प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है, या तो वो करेंगे खुद, या वो एजेंट रखेंगे अपना, से ट्रेडमार्क एजेंट आप हो गए, कोई वकील हैं उन्होंने ट्रेडमार्क एजेंट पास किए हैं तो वो अटॉर्नी हो गए, तो ट्रेडमार्क अटॉर्नी भी कर सकते हैं। तो एजेंट, अटॉर्नी या प्रोप्राइटर ऑफ द मार्क, ये लोग ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में लिखना। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, तो आपको कम से कम यहाँ पे 100 वर्ड्स का लिमिट दिया गया है, क्या 100 विदिन 100 वर्ड्स। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड्स ही करना है, आपका 80 वर्ड्स में भी हो जाएगा। अगर रिलेवेंट सेक्शन आप कोट करते हैं और लिख देते हैं, चीज़ों को समझा देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सेकेंड जो है 2, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आया था, इसलिए मैं पढ़ा भी था वहाँ पे। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZB में। थोड़ा सा लंबा है,
अगर आपको याद है ये चीज़, और याद होना भी चाहिए, अगर जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का डेफिनेशन ही आपको नहीं पता तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो ये श्योर शॉट है, सभी को ये एटलीस्ट ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। जितना एक्ट में है आप उतना अगर लिख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फुल मार्क्स मिलेंगे सिर्फ डेफिनेशन के ही, ठीक। तो तब 50 वर्ड्स के अंदर ही हो जाएंगे, 50-60 वर्ड्स के अंदर ही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क दैट कैन बी रजिस्टर्ड, ऐसा ट्रेडमार्क क्या क्या हैं टाइप्स जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं, गुड्स है जैसे बस सर्विस है, उसके बाद दिया गया है कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क्स के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। तो ये भी टाइप्स ऑफ आते हैं। तो आपको एक्चुअली इन सब बारे में डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इन डिटेल्स अबाउट द गुड्स, अबाउट द सर्विसेज, अबाउट द कलेक्टिव ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, देन यू विल गेट द full marks in this question. Next question is, what is the essential information required for an application for registration of trademarks in India? So the relevant section is section 18. Here it is written 23, which is wrong and it's an typo error. So kindly see section 18, application for registration. What are the essential information? Any person claiming to be the proprietor of a trademark used or proposed to be used by him who is desirous of registering it shall apply in writing to the register in the prescribed manner for the registration of his trademark. So this is given in section 18. A single application may be made for registration of a trademark for different classes of goods and services, and fee payable thereof shall be in respect of each class or goods or services. मतलब क्या कि एक ही एप्लीकेशन में आप 2-3 क्लास में अप्लाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्लास मेंशन कर दीजिए, एक ही एप्लीकेशन एनफ है। थर्ड जो है, every application under subsection 1 shall be filed in the office of the trademark registry within whose territorial limit the principal place of business in India of the applicant, or in case of a joint applicant the principal place of business in India of the applicant whose name is first mentioned in the application as having a place of business in India is situated. मतलब दो पार्टनर है, एक पार्टनर आसाम में रहते हैं, सेकंड पार्टनर दिल्ली में रहते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा बताइए आप? जिनका नाम सबसे पहले होगा, जैसे आसाम में जो पार्टनर रहते हैं उनका नाम पहले है, तो इसका अप्रोप्रिएट ऑफिस हो जाएगा कलकत्ता। कोलकाता विल बी द अप्रोप्रिएट ऑफिस बिकॉज द नेम एंटर्ड इन द फर्स्ट प्लेस इज फ्रॉम आसाम। तो ये चीज़ें लिखा गया है कहाँ पे? ये 18 में है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में है। प्रोवाइडेड डेट वेयर द एप्लीकेंट और एनी ऑफ द जॉइंट एप्लीकेंट डज नॉट कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विद इन हुज टेरिटोरियल लिमिट द प्लेस मेंशन इन द एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया एज डिस्क्लोज इन द एप्लीकेशन। तो एड्रेस ऑफ सर्विस जो होगा वहाँ पे भी चला जाएगा अगर बाकी का जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रजिस्टर में रिफ्यूज द एप्लीकेशन और मे एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, कंडीशन और लिमिटेशन इफ एनी एज मे थिंक फिट। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें आते हैं जैसे ऑफिस रिकॉर्ड में तो आपको अमेंड भी करना पड़ सकता है। इन केस ऑफ ए रिफ्यूजल और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन द रजिस्टर शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग द ग्राउंड्स फॉर सच रिफ्यूजल और कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड द मटेरियल्स यूज्ड बाय हिम इन अराइविंग एट हिज डिसीजन। तो इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 18 में। सो द लास्ट पार्ट सी में देखते हैं क्या है। आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। मतलब इसके नीचे ही कुछ स्पेस हैं, क्योंकि ये एक बुकलेट है, देखिए यहाँ पे स्पेस है, इसी स्पेस में आपको लिखना है, एक्स्ट्रा आपको कॉपी नहीं मिलेगा। सो आप उसी हिसाब से लिखिएगा अगर आपको बुकलेट मिलता है ऐसे तो इसी स्पेस में आपको लिखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको लिखना है,
4 क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, और कितने मार्क्स हैं इसमें? क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स है। वहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। 250 वर्ड्स है, तो 250 मैक्सिमम वर्ड्स है, तो बी केयरफुल। आपको 250 वर्ड्स मतलब उससे नीचे ही हो तभी सही है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंट सेक्शंस एंड रूल्स। रूल्स और सेक्शंस अगर आप लिख पाते हैं और डेफिनेशंस आपको अगर याद है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रेडमार्क? एग्जाम है, आपको ट्रेडमार्क के बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन 2(1)(ZB), ठीक। आपको सभी को मेरे हिसाब से तो ये पता होना चाहिए जो भी अपेयर हो रहे हैं ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है पार्ट, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 18 में है, 18 देख लीजिए। इनुमरेट इन ब्रीफ द कंप्लीट प्रोसीजर for registration of a trademark with reference to the particular sections and rule under the trademark act and rules। ये आपको देखना पड़ेगा रूल 23 से लेके 56 तक। यहाँ पे क्या है, ट्रेडमार्क प्रोसीजर है। ये आपको प्लेन रीडिंग भी देंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसे आप याद रख सकते हैं। अगर फ्लो चार्ट बना के ये चीज़ें देना पड़ेगा। सेक्शन 2(1)(ZB) आप लिख दिए, सेक्शन 18 के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रूल 23 से लेके 56 आप इन शॉर्ट इन ब्रीफ में आप अगर लिख देते हैं तो आपको फुल 10 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क? के बारे में कहाँ लिखा गया है, प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर टू ब्रिंग on the record the subsequent proprietor of a registered trademark on the register. Is an unregistered trademark assignable without goodwill of business under the Trademark Act 1999? तो रूल देखना पड़ेगा आपको 75 से लेके 85। ये आप ट्रेडमार्क रूल देखेंगे, सारे चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, और रेलिवेंट सेक्शन भी आपको कोट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नंबर 3, डिफाइन deceptive similarities of trademark. What are the tests laid down for determining whether the two marks are deceptively similar or not, and give reference to reported cases? तो ये क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर पाएंगे जो केस लॉ पढ़ते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट केस में बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। डिसेप्टिवली सिमिलरिटीज़ किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए हैं जो लीगल बैकग्राउंड के लिए हैं, तो उनको तो यहाँ पे कोई बताने का ज़रूरत है ही नहीं। जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं तो ये क्वेश्चन अवॉइड करना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अगर गलत लिख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर आप यही है कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कीजिए जो कि एक्ट से डायरेक्ट है, और इसको अवॉइड कीजिए। और फिर भी यहाँ पे डिसेप्टिवली सिमिलर जो वर्ड है उसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 2(1)(H), माने 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज H में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अटैम्प्ट कीजिएगा, 1 मार्क्स का भी आ सकता है ये डिसेप्टिवली सिमिलर के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु कैन फाइल नोटिस ऑफ अपोजिशन? यहाँ पे नोटिस ऑफ अपोजिशन, जब भी कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया, ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट होने के बाद 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर कोई भी नोटिस ऑफ अपोजिशन फाइल कर सकता है। तो ये चीज़ें लिखा गया है सेक्शन 21 में, और रेलिवेंट रूल है रूल 42। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर है यहाँ पे अपोजिशन के लिए, अपोजिशन में हियरिंग होता है, ठीक है। अपोजिशन के बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे आपने नोटिस ऑफ अपोजिशन फाइल किया, फिर काउंटर स्टेटमेंट होता है, फिर एविडेंस होता है, फिर हियरिंग होता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि अपोजिशन अलाउ किया जाए या नहीं अलाउ किया जाए। तो ये सारे चीज़ें लिखा गया है, रेलेवेंट रूल और सेक्शंस में है। और अपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रेडमार्क में, तो इसके बारे में आपको इन डिटेल्स पढ़ना चाहिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एंड होता है।
आई विल प्रिपेयर ए वीडियो एंड अपलोड इट शॉर्टली। तो आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।